जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है क्राउन। ब्रिटेन के संविधान की इस अगली कड़ी में आज हम क्राउन क्या है, राजा क्या है, ब्रिटेन के संविधान में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप घर पर अध्ययन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आइए देखते हैं क्राउन क्या है। सबसे पहले इसको समझने से हमें राजा, राजमुकुट और राजमुकुट का संवैधानिक अर्थ क्या है ये जानना होगा। कि राजा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। दूसरी ओर राजमुकुट अथवा ताज या क्राउन राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे राजा अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ही ये राजमुकुट धारण करने और इस प्रकार राजा या सम्राट बनने की प्रथा चली आ रही है। ब्रिटिश इतिहास में प्राचीन काल में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राज्य की सभी शक्तियों का वास्तविक रूप में उपयोग करता था। लेकिन राजा को अपरिमित शक्तियाँ, असीम शक्तियाँ राजतिलक या राजमुकुट धारण करने के साथ ही प्राप्त होती थीं, उससे पूर्व नहीं। इसका अभिप्राय है कि कानूनी, न्यायिक और कार्यकाल का संबंधी शक्तियाँ व्यक्तिगत रूप में राजा की ना होकर राजमुकुटधारी राजा की होती हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि राजमुकुट शक्ति का प्रतीक है। शक्तियाँ व्यक्तिगत रूप से राजा में निहित नहीं होती बल्कि राजमुकुट में होती है। जैसे प्राचीन काल की परंपरा में, चाहे ब्रिटेन हो चाहे भारत हो, जब राजा का राजतिलक होता था, यानी जब राजा के राजकुमार का राजतिलक होता था, तब ही वह राजा बनता था, तभी उसके पास दंड की शक्ति आती थी। तो उसी प्रकार से जब वो राजमुकुट धारण करता था, ताज धारण करता था या जिसका राजतिलक होता था, तब वह राज की शक्तियों को धारण करता था। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में राजा और राजमुकुट दोनों एक ही हुआ करते थे। जैसे राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ चाहे राजा के सिर का मुकुट हो, परंतु संवैधानिक दृष्टि से शासन का साकार रूप है जिसमें विधायी, न्यायिक, कार्यपाल का संबंधी सभी शक्तियां निहित हैं। यह प्राचीन वर्तमान स्थिति में अंतर केवल इतना है कि पहले राजा, मुकुटधारी राजा वास्तविक शक्तियों का स्रोत था, जबकि यह सैद्धांतिक रूप में ही वह शक्तियों का स्वामी है, क्योंकि शक्तियों का वास्तविक रूप में उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है कि राजा और राजमुकुट में अंतर है। यहाँ यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि प्राचीन काल में राजा और राजमुकुट में अंतर नहीं था, क्योंकि जो राजा होता था वही वास्तविक शक्तियों का भी स्वामी होता था। लेकिन वर्तमान समय में जब हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं तो वहाँ राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो चुका है। इसलिए वास्तव में जो राजा है उसकी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और राजा एक नाम मात्र का होता है। तो कहने का मतलब है कि राजा व्यक्ति विशेष है जो राजमुकुट में निहित शक्तियों का उपयोग करता है। अर्थात संवैधानिक दृष्टि से राजमुकुट शासन का प्रतीक है, राजा नहीं। संवैधानिक दृष्टि से राजमुकुट शासन का प्रतीक है जबकि राजा नहीं है। भूतकाल में इस अंतर का कोई वैधानिक महत्व नहीं था, लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय राजमुकुट ही समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति से राजा करता था। क्योंकि उस समय राजमुकुट की समस्त शक्तियों का प्रयोग व्यक्ति से राजा करता था। राजा की तरह अनेक संस्थाओं का समूह, आज की तरह अनेक संस्थाओं का समूह
नहीं हुआ करता था। राजमुकुट की शक्तियाँ अकेली राजा में ही केंद्रीभूत थी। राजा ही राजमुकुट था और राजमुकुट ही राजा था। जबकि आज राजमुकुट की शक्तियाँ सामूहिक रूप से अनेक संस्थानों में हैं। तो इस सब का क्या निहितार्थ है, ये समझने की कोशिश की जाए कि आज की दृष्टि में और पूर्व की दृष्टि में राजा और राजमुकुट क्या थे। प्राचीन काल में राजा और राजमुकुट के अंतर का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि जो राजा था वही राजमुकुट था और जो राजमुकुट था वही राजा था। क्योंकि राजा का जब राजतिलक होता था तब उसमें सारी शक्तियाँ आ जाती थी, सब शक्तियों का प्रयोग वो करता था। अर्थात जब वो राजा बनता था तो ये मान लिया जाता था कि वो राजमुकुटधारी राजा है। जबकि वर्तमान समय में स्थितियाँ बदल गई हैं। अब राजा की शक्तियों का प्रयोग राजा नहीं करता है। सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियाँ राजा में निहित हो सकती हैं, परंतु उनका प्रयोग राजमुकुट कहने का मतलब एक सामूहिक रूप से एक संस्था के द्वारा किया जाता है, संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान समय में और प्राचीन काल में यह अंतर था। राजा तथा राजनीति के भेद का महत्व, आप इसको ये समझें कि राजा तथा राजमुकुट के भेद का महत्व क्या है। यहाँ पर ये राजमुकुट है, इसको राजमुकुट समझें। इससे संविधान के इसका पहला महत्व है कि इससे ब्रिटिश संविधान के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। कैसे? ये पता चलता है कि जिस राजा के नाम से संपूर्ण शासन चल रहा है वे व्यवहारिक दृष्टि से केवल नाम मात्र का शासक है। शासन की शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट के द्वारा किया जाता है, जिसमें राजा, संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब स्पष्ट हुआ कि राजा और राजमुकुट के भेद का महत्व क्या है। इससे हमें ब्रिटेन के संविधान के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिल जाती है, क्योंकि वहाँ भेद क्या है कि शासन की शक्तियों का, वैसे सैद्धांतिक रूप से तो सारी शक्तियाँ राजा में निहित है, सारे काम राजा के नाम से होते हैं, परंतु उनका वास्तविक रूप में प्रयोग राजा के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तब इन शक्तियों का प्रयोग जिसके द्वारा किया जाता है माना जाता है कि वो राजमुकुट, वो संस्था राजमुकुट का प्रतिनिधित्व करती है। यानी राजमुकुट में सामूहिक रूप से राजा, संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, राजा और राजमुकुट के अंतर को समझने से ब्रिटिश संविधान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में पाए जाने वाले अंतर को समझ सकते हैं। स्पष्ट है कि शासन सिद्धांत के सम्राट में निहित है, किंतु व्यावहारिक रूप में वास्तविक शक्तियाँ राजमुकुट में समाविष्ट हैं, जो व्यवहार में संसद और मंत्रियों के द्वारा प्रयुक्त होती हैं। हाँ, अब इसको राजा और राजमुकुट के अंतर को, जो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूरे लेसन का जो सार है वो इसमें है। हमें इससे ये समझ आना चाहिए कि राजा और राजमुकुट का अंतर क्या है और उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। राजमुकुट एक संस्था है। राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक संस्था है और इस संस्था में क्या आएंगे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियाँ इस संस्था में समाहित हैं। जबकि राजा क्या है? राजा एक व्यक्ति है जो राजपद को सुशोभित करता है, बस वो एक सुशोभित करता है, एक शोभा मात्र है। दूसरा अंतर है, राजमुकुट स्थायी है जबकि राजा अस्थायी है। एक संस्था के रूप में संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमेशा बनी रहेंगी, जबकि राजा नासवान है, राजा व्यक्ति है, उसकी मौत होना निश्चित है, जबकि इन संस्थाओं की नहीं। इसलिए राजमुकुट स्थायी है, क्योंकि राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है, तो उसका अंत निश्चित है। तीसरा, राजमुकुट सामूहिक है। सामूहिक का मतलब
कि राजमुकुट के अंदर एक बहुल कार्यकारिणी है, जिसमें संसद है, मंत्रिमंडल है, लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। इसके विपरीत राजा व्यक्तिक कार्यपालक है। चौथा है राजमुकुट जन इच्छा का प्रतीक है। जन इच्छा का प्रतीक क्यों है? क्योंकि राजमुकुट में जो संस्थाएं सम्मिलित हैं, जैसे संसद जनता की प्रतिनिधि हुई संस्था, चुनी हुई संस्था है। कार्यपालिका जनता के लिए काम करती है, इसलिए कहा जा सकता है कि राजमुकुट जनता की इच्छा का प्रतीक है। जबकि राजा सजावट है, सजावट मात्र है, स्वर्णिम शून्य है। ध्वज मात्र शासक है। तो ये हुआ राजा और राजमुकुट के बीच अंतर। इसको हम और भी समझेंगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें। आइए इसको और समझते हैं कि राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो देखिए, राजा और राजमुकुट में अंतर जैसा हमने पढ़ा था, दोबारा से आप ध्यान से सुने। राजमुकुट एक संस्था है, किंतु राजा एक व्यक्ति है। तो आओ इस संस्था में क्या क्या है चेक करके देखते हैं। संस्था के रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें आती है। क्या कह सकते हैं, राजमुकुट एक संस्था है, राजा एक व्यक्ति है। कैसे? क्योंकि राजा इन संस्थाओं का एक अंग मात्र है। संस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चूंकि इनमें राजा भी सम्मिलित है, तो इनका एक अंग मात्र है। राजा इन संस्थाओं का एक अंग मात्र है। दूसरा अंतर है, राजा व्यक्तिगत है किंतु राजमुकुट सामूहिक है। कैसे? राजमुकुट सामूहिक क्यों है? क्योंकि राजमुकुट बहुल कार्यकारिणी होती है, जिसमें संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सदस्य ये सब सम्मिलित होते हैं। जबकि राजा व्यक्तिगत कार्यपालक है, वो इनका एक अंग है, व्यक्तिगत रूप में है, इसलिए वो एक व्यक्तिगत कार्यपालक है। तो हमने समझा कि राजमुकुट एक संस्था है किंतु राजा एक व्यक्ति है। राजा व्यक्तिगत है किंतु राजमुकुट सामूहिक है। अगला अंतर है कि राजमुकुट स्थायी किंतु राजा अस्थायी है। राजमुकुट स्थायी किस प्रकार से है? एक संस्था के रूप में सदा रहने वाला है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। संस्था में क्या क्या है? संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोक सेवा के सदस्य, ये संस्था के रूप में हमेशा बने रहेंगे। जबकि राजा एक व्यक्ति के रूप में है, और व्यक्ति जीवित प्राणी के रूप में एक नासवान है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। अगला अंतर है, राजमुकुट जन इच्छा का प्रतीक है किंतु राजा सजावट मात्र है। राजमुकुट जन इच्छा का प्रतीक कैसे है? आइए देखते हैं। क्योंकि शासन की वास्तविक सत्ता का अधिकारी राजमुकुट है। क्योंकि राजमुकुट में क्या है? कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, ये ही शासन के वास्तविक आधार हैं, ये ही शासन चलाते हैं। इसलिए राजमुकुट क्या है? जनता की इच्छा का प्रतीक। जबकि राजा क्या है? राजा मात्र ध्वज मात्र शासक है, प्रतीक मात्र शासक है, स्वर्णिम शून्य है, केवल ये सजावट है, इसलिए राजा सजावट है। तो ये था हमारा राजा राजमुकुट में अंतर। और हमें पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि सोर्सेस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो ब्रिटिश संविधान के मुख्य स्रोत हैं, हमने पढ़ा था संवैधानिक समझौते, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ,
कानूनी टीकाएं। एक बार फिर देख लें। ब्रिटिश संविधान के स्रोत: संवैधानिक समझौते, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक कानून, कानूनी टीकाएं और है सामान्य विधि। ये 5 ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं। और सबसे पहले हम संवैधानिक विधि को पढ़ते हैं। संवैधानिक विधि क्या होता है, और पिछले वीडियो में हमने समझा था, आज दोबारा इसका रिवीजन करते हैं। यह उन नियमों का समूह है जिनका संसद की विधि से पृथक विकास हुआ है, यानी सामान्य विधि, कॉमन लॉ। इसका मतलब है संसद ने नहीं बनाया है, फिर भी सारे राज्य में इसकी मान्यता मिली हुई है, क्योंकि ये ऐसे नियम और रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है जो स्वाभाविक रूप से विकसित हुई हैं। और इसकी एक विशेषता है कि न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में इनका प्रतिपादन किया है और इन सिद्धांतों में नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है, यानी सामान्य विधि के जो नियम है इनकी कोई संहिता नहीं बनी ब्रिटेन में। इसके उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है कि उदाहरण के लिए संसद की सर्वोच्चता और संसद में सर्वोच्च सामान्य विधि से ही प्राप्त की है, यानी संसद ने जो सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त की है वो सामान्य विधि से ही प्राप्त की है। तो सामान्य विधि सिंपल सी बात है, उन नियमों का समूह है जो संसद से अलग है, यानी संसद ने जिनको नहीं बनाया, सारे राज्य में उनको मान्यता मिली है, और जो परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित है, न्यायाधीशों ने जिन्हें अपने निर्णयों में प्रतिपादित किया है, और जो जिनकी कोई संहिता नहीं है, ये सामान्य विधि, ये ब्रिटेन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं संवैधानिक समझौते क्या है। संवैधानिक समझौते से आशय ये है, ये वे ऐतिहासिक अभिलेख हैं जो संकट काल में राजा और प्रजा के बीच निश्चित हुए। संवैधानिक समझौते राजा और प्रजा के बीच जो चीज़ें पैदा हुई समय के प्रभाव से, उनको हम संवैधानिक समझौतों की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए मैग्ना कार्टा और 1689 का बिल ऑफ राइट। अगला देखिए आप, न्यायिक निर्णय क्या है। न्यायिक निर्णय इसमें आएंगे जो न्यायाधीशों ने समय समय पर जो निर्णय सुनाए वो न्यायिक निर्णयों के अंग हैं। जैसे डाइसी का कहना है कि ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है, और ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय ही राजा के प्राधिकार और संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों के आधार हैं। यानी समय समय पर न्यायाधीशों ने जो निर्णय सुनाए वो भी ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं। इसमें डाइसी का महत्वपूर्ण कथन है कि ब्रिटिश संविधान न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है और ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय ही राजा के प्राधिकार और संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों के आधार हैं। आप इसको देख सकते हैं कि डाइसी का कहना है कि ब्रिटिश संविधान में न्यायाधीशों द्वारा निर्मित है और ब्रिटेन में न्यायिक निर्णय ही राजा के प्राधिकार और संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों के स्रोत हैं या आधार है। आइए अगला देखते हैं। हमने पढ़ लिए 3, सामान्य विधि, कॉमन लॉ, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक समझौते। अब है संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ। ये क्या है? देखिए, संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ ये वे स्रोत हैं जिनके द्वारा संसद ने समय समय पर राजा की शक्ति को नियंत्रित किया। देखिए इनमें डिफरेंस देखिए, संवैधानिक समझौते जो राजा और प्रजा के मध्य हुए थे, और संवैधानिक कानून या संसदीय विधियाँ वे जो संसद ने बनाई थी, जो संसद ने समय समय पर राजा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाए थे। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, समझौता अधिनियम, सुधार अधिनियम। ये
कानूनी टीकाएं, कानूनी टीकाएं का मतलब है प्रख्यात लेखकों की टीकाएं, जैसे एनसन द्वारा रचित संविधान की विधि और लोकाचार, और मे एक लेखक है, उनके द्वारा रचित संसदात्मक प्रथा, और डाइसी द्वारा रचित संविधान की विधि। ये कानूनी टीकाएं भी वह संविधान के स्रोत मानी जाती हैं। तो आप इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद।